हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अवंतिका सिंह और स्वागत है आप सभी का अवंतिकास क्यूरियोसिटी क्लब में। आज के इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी का जो बुक है आपकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट की, यानी कि इंडियाज़ फ़िज़िकल इन्वायरमेंट, उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इंडियाज़ लोकेशन। इंडिया की क्या लोकेशन है हमारी ज्योग्राफी में, उसके बारे में हम जानेंगे। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन हम पढ़ते चलेंगे और इसे समझते चलेंगे। ओके, अगर आपको पीडीएफ की हेल्प से पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि मैं आपको पीडीएफ बना के पढ़ा सकूं। और अगर ये मेथड आपको अच्छा लगता है तो हम इसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ते चलेंगे और एक्सप्लेन करते चलेंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन मैप ऑफ इंडिया। आपने ऑलरेडी इंडिया का मैप देख रखा होगा, और इंडिया का मैप अगर देख नहीं रखा है तो ज़रूर देख लीजिए। इंडिया का जो मैप है उसको आप क्लोजली एग्जामिन करेंगे, पास से देखेंगे, तो आपको क्या समझ में आएगा कि इंडिया का जो मैप है उसमें सदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो नेक्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि अगर हम मेन लैंड इंडिया की बात करते हैं, सॉरी फॉर दिस लाइन, ओके, अगर हम मेन लैंड इंडिया की बात करते हैं, इस मैप में अगर देखते हैं तो ये है हमारा मेन लैंड इंडिया। ठीक है, ये है हमारा मेन लैंड इंडिया। मेन लैंड कहने का मतलब होता है कि इसमें आइलैंड ग्रुप्स इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार काउंट नहीं होते हैं। तो इंडिया का मेन लैंड इंडिया का जो हम देखते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, वो क्या है आपका कश्मीर। लिखा तो है कश्मीर, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, लद्दाख। इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था वो क्या था, कश्मीर था। तब कश्मीर डिवाइडेड नहीं था। कश्मीर आज के टाइम में 2 यूनियन टेरिटरीज़ में टूट चुका है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। बट अभी भी यहाँ पे बुक्स में मेंशन है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जम्मू एंड कश्मीर है। बट अगर हम देखें यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर रहे हैं तो लद्दाख जो है वो है हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है आपके तमिलनाडु का ही एक पार्ट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका गुजरात। ये तो रही मेन लैंड इंडिया की बात करते हैं। अगर हम मेन लैंड इंडिया को छोड़ देते हैं और पूरे इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा पॉइंट, जो कि है हमारा आइलैंड ग्रुप में। हमारे आइलैंड ग्रुप कौन सा है हमारा, तो हमारा आइलैंड ग्रुप है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट लाइन है कि जो मेन लैंड इंडिया है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, नॉर्थ टू साउथ, और अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट एंड गुजरात इन वेस्ट। गुजरात जो है वो वेस्ट में है। इंडिया की जो टेरिटरी है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक फैली हुई है, यानी कि 21.9 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट। देखिए, अगर हम मैप को देखते हुए बात करते हैं कि कोस्ट क्या होता है, कोस्ट वो एरिया होता है जो पानी से घिरा होता है। तो कोस्ट इंडिया का ये वाला पार्ट जो है ना, जिसको मैंने अभी आउटलाइन किया है, ये है इंडिया का कोस्ट, यानी कि ये एरिया जो है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। तो ये है कोस्टल एरिया। अब हम देखते हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 21 किलोमीटर्स, तो मेन लैंड से लेकर के 12 यानी कि 29 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ठीक है, मेन लैंड से 29 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो इंडिया का ही पार्ट है। वो इंडिया की ये जो पूरा वाटर बॉडी है ना, वो भी इंडिया का ही पार्ट है। ये इंडिया मतलब कि कोस्टल एरिया से लेकर के जो आपका बाउंड्री है, यानी कि वाटर बॉडी में, जो वाटर बॉडी में यानी कि आप मेन लैंड से लेकर के पानी में आगे की ओर बढ़ते हैं तो पानी में 21.9 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो इंडिया का ही पार्ट है। बट अगर यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है, और मैं अगर आप लोग को बताऊँ कि 2 कंट्रीज़ आ जाती हैं बीच में, अगर जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इंडिया है और ये है श्रीलंका, तो कौन सी, हर कंट्री के लिए ये रूल है कि हर कंट्री अगर वाटर बॉडी में है, वाटर बॉडी से उसका कोस्टल एरिया शेयर हो रहा है, यानी कि वाटर बॉडी से उसकी बाउंड्री शेयर हो रही है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक यानी कि 21.9 किलोमीटर्स तक का जो एरिया है वो उसका खुद का माना जाएगा। बट अगर 2 कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका है, तो ये जो पानी का एरिया होता है वो हाफ में बढ़ जाता है, यानी कि आधा श्रीलंका का और आधा वाटर बॉडी का एरिया इंडिया का हो जाता है। ओके, देन
जो हमारी साउदर्न मोस्ट बाउंड्री है वो 64.45 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैली हुई है बे ऑफ बंगाल में। देखिए ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तक फैला हुआ है। अगर हम बस मेन लैंड की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट्स तक है, लेकिन पूरा ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं हम, तो पूरा ओवरऑल इंडिया जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तक फैला हुआ है। और बस मेन लैंड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तक फैला हुआ है। ओके, तो हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ तक फैला हुआ है बे ऑफ बंगाल में। और हम अगर एनालाइज करते हैं कि अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को देखते हैं तो हमारा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है मैप पे वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, तो जो लेटीट्यूड है वो भी 30 डिग्री है और जो लॉन्गिट्यूड है वो भी लगभग 30 डिग्री है। तो देखिए अब कैसे बोल रहा है 30 डिग्री, ये है हमारा 30, जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड होता है ना वो हमारा 37 डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट कितना था मेन लैंड इंडिया का, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। तो लगभग आप देख रहे हैं, माइनस करके आप देख लीजिए, तो लगभग 30 डिग्री यानी 29 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री लगभग अप्रॉक्स लिखा भी हुआ है, 30 डिग्री डिस्टेंस होता है। और अगर यही हम देखते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो अगर हम देखते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कितना है 37 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, और यहीं पे हम देखते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कितना है तो 68 डिग्री। 97 से 68 भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा लगभग 30 डिग्री। तो यही बात तो बोल रही है, ये बोला जा रहा है कि जो 30 डिग्री का रफली डिफरेंस है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इंडिया के, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक का जो एरिया है, नॉर्थ से साउथ तक भी 30 डिग्री है और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक भी 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, रफली 30 डिग्री है। ओके, बट एग्जैक्टली हम देखेंगे तो कितना डिफरेंस है ईस्ट टू वेस्ट। हम देखते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ईस्ट टू वेस्ट हम देखते हैं 2933 किलोमीटर तक का डिफरेंस हम देखते हैं कि डिस्टेंस है। और यहीं हम देखते हैं नॉर्थ से साउथ, तो ये कितना है 3214 किलोमीटर तक का है। अब मैम याद कैसे होगा, तो देखिए 3214 उल्टा जा रहा है ना, 321 फिर 4 यहाँ होना चाहिए था, बट 4 कहाँ है लास्ट में, ठीक है। तो 3214 किलोमीटर्स ये वाला डिस्टेंस है, यानी कि क्या है आपका लॉन्गिट्यूड, और लेटीट्यूड कितना है 2933, ओके 2933 किलोमीटर्स तक का ये डिस्टेंस है। ओके, देन अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि दोनों 30 डिग्री हैं लगभग, लेकिन डिफरेंस क्यों है। कोई 3000 यानी कि जो आपका लॉन्गिट्यूड है नॉर्थ टू साउथ वो 3214 है, और यहीं आपका जो लेटीट्यूड है वो 2933 किलोमीटर्स है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये जो डिफरेंस है एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम हो गया है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर है कि इसके पीछे का राज क्या है, ऐसा क्यों है। तो देखिए आप जब अर्थ की बात करते हैं ना, जो अर्थ है आपका जो ग्लोब है, 1 सेकेंड, देखिए आपका जो ग्लोब है, ओके 1 सेकेंड, हमारा जो ग्लोब है कुछ इस तरीके का है रफली। ओके, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो लॉन्गिट्यूड्स तो क्या हैं, हर जगह बराबर ही दूरी पे हैं कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये क्या होती हैं पोल्स के पास जब जाती हैं, ये पोल्स के पास जाते जाते क्या होती हैं, ऐसे तो हैं बट ये पोल्स के पास जाते जाते मर्ज हो जाती हैं कुछ इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूड इस तरीके से पोल्स के पास आप देख रहे हैं कि ये पास क्लोज हो जा रही हैं, पोल्स के पास ये क्लोज हो जा रही हैं, क्योंकि हमारा जो ऊपर का स्फेरिकल जो बॉल है ना वो ऊपर की ओर बेंड है, सर्कुलर है, इसलिए ये क्या है इस तरीके से यहाँ जो लैटिट्यूड्स हैं वो पोल्स के पास जा कर के कन्वर्ज यानी कि मिल जाती हैं। लेकिन जो लेटीट्यूड्स हैं, लेटीट्यूड्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हर जगह फैले होते हैं, और इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है 111 किलोमीटर, यानी कि
यानी कि 111 किलोमीटर। तो आपसे पूछा ना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, तो दो लैटिट्यूड, ये है लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो ये होता है 1011 किलोमीटर्स का। और यहीं हम देखते हैं कि दो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस जो होता है वो डिक्रीज़ करता है पोल्स के ऊपर। तो ये रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि ये रीज़न है कि पोल्स की ओर जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है और लेकिन लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस सेम रहता है। तो आपका क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस इज 111 किलोमीटर्स। देन from the values of latitude, it is understand that the southern part of the country lies within the tropical and the northern part of the country lies in the subtropical warm temperate zone। देखिए हमारी जो कंट्री है यानी कि मान ली सपोज दिस इज़ अ ग्लोब, हमारा अर्थ है ये। अर्थ में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे होता है बीचों बीच से जाता है आपका बीचों बीच से जाता है आपका इक्वेटर, और यहाँ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है कैप्रिकॉर्न और ये है कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है ना, वो इसे हम कहते हैं, दिस रीजन इज़ नोन एज, ये इस बेल्ट में जो भी रीजन आता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। इसके ऊपर जो रीजन होता है, अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ पे एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल और नीचे की ओर होती है अंटार्कटिक सर्कल। इस रीजन को हम बोलते हैं टेम्परेट या फिर इसी को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। ये है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। और लास्ट में जो आता है नीचे वाला, ये पोल्स को बोलते हैं फ्रिजिड रीजन। फ्रिजिड मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती हो। तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो इसे बोलते हैं, ये रीजन हो गया आपका दिस पोल रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन को बोलते हैं फ्रिजिड। ओके, और यहाँ पे जो भी ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, अब इंडिया इसमें कहाँ पड़ता है, तो इंडिया पड़ता है इस रीजन में। आधा पार्ट इंडिया का पड़ता है ट्रॉपिकल रीजन में और आधा पड़ता है टेम्परेट रीजन में, यानी कि टेम्परेट को ही हम सब ट्रॉपिकल भी बोलते हैं। तो अब आपको बता रहा है, देखिए मैप में आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया को बीच से एक लाइन काटती है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ लिखा हुआ है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन, ओके, सब ट्रॉपिकल कह लीजिए या टेम्परेट कह लीजिए। और जो नीचे का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं ये इक्वेटर के ज़्यादा करीब है, इक्वेटर से ये रीजन जो है ये ज़्यादा करीब है, इसलिए आप देखते हैं साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं वो थोड़े काले काले होते हैं ना। ओके, और यह नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा फेयर तो नहीं होते हैं, बट इन कंपैरिजन टू साउथ इंडियंस वो थोड़े फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो दिस इज़ द सब ट्रॉपिकल रीजन एंड दिस इज़ द ट्रॉपिकल रीजन, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ही डिवाइड करता है इंडिया को रफली इक्वल पार्ट्स में। देन हम देखते हैं एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात की गई है, यानी कि IST। IST क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई होगी जो आपको क्वाइट कंफ्यूजिंग लग रही होगी। यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है ना, इंडिया का टाइम डिफरेंस यानी कि जो लाइन है, द टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अब बोलो मैम टाइम तो हर जगह एक जैसा होता है, आप कैसे कह रही हैं कि टाइम जो है अलग है? बिल्कुल टाइम अलग है। देखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना इंडिया का, यानी कि 1 सेकेंड, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो कैसा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वहाँ पे 2 घंटे पहले ही सूरज निकल जाता है, यानी कि, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में ये सूरज 2 घंटे बाद निकलता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे यानी कि 5 बजे अगर सूरज निकल रहा है, तो वहीं गुजरात में वो सूरज 2 घंटे बाद निकलेगा, यानी कि 7 बजे निकलेगा। और यहाँ पे अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी के रीजन में हम क्या देखते हैं कि यूपी के रीजन में ये जो टाइम डिफरेंस है वो 1 घंटे का होगा। अब देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, यानी कि अगर यहाँ सूरज उगता है, रेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अगर यहाँ सूरज उगता है
ठीक है। सूरज, अब बोलो मैम सूरज तो एक जैसा उगता है, क्योंकि अर्थ जो है वो घूमती है, और जब अर्थ रोटेट करती है तो सूरज की रोशनी इस तरीके से आगे की ओर आती है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान है, ठीक है। क्योंकि जापान में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं, क्योंकि वो कहाँ है, वो ईस्ट में लोकेटेड है, इस साइड ही आगे की ओर लोकेटेड है। ओके ओके, 1 सेकेंड। अब देखिए, सूरज जो है ना वो सबसे पहले इस पॉइंट पे निकल जाता है, बाद में ये कहीं जाके 2 घंटे बाद यहाँ आएगा। और हम देख रहे हैं यहाँ से यही बोल रहा है आपकी एनसीईआरटी ने कि नॉर्थ से लेकर के ईस्ट से लेकर के वेस्ट में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर यहाँ पे 4 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे उस समय, यहाँ पे 2 घंटे के डिफरेंस में काम हो रहा होगा। 2 घंटे यहाँ पे टाइम क्या चल रहा होगा, 2 घंटे टाइम यहाँ पे आगे चल रहा है। यहाँ अगर 4 बज रहे हैं तो यहाँ कितना बज रहे होंगे, यहाँ पे अभी 2 ही बज रहे होंगे, तो 2 घंटे का टाइम लैप्स है। और इंडिया पे वहाँ यानी कि यूपी में क्या कितने बज रहे होंगे, यूपी में उस समय 3 बज रहे होंगे। यानी गुजरात से भी 1 घंटे का डिफरेंस है हमारे। और इधर से अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश से भी 1 घंटे का डिफरेंस है। अगर हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर से, गुजरात से मिर्ज़ापुर और अरुणाचल प्रदेश से मिर्ज़ापुर लगभग 1 घंटे के डिफरेंस पे है। तो जैसे होता है जब 2 लोगों की लड़ाई होती है तो एक कॉमन पॉइंट पे हम अग्री करते हैं, तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस था, टाइम डिफरेंस 2 घंटे का था। तो एक बीच का टाइम जोन डिवाइड हुआ जो कि क्या था, इक्वली डिवाइड कर रहा था इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में। यानी कि 1 घंटे का टाइम जोन, यहाँ पे 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे जितना बज रहा होगा वो पूरे इंडिया में वही टाइम फॉलो होगा। ऐसा नहीं होगा कि लड़ाई होगी, नहीं हमारे यहाँ 2 बज रहा है, हमारे यहाँ 4 बज रहा है, ऐसी लड़ाई नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ मान लीजिए हमारे यहाँ 12 ही बज रहा है, ऐसी लड़ाई नहीं होगी। जो बीच का टाइम जोन होगा, जो बीच का टाइम होगा वो सिलेक्ट होगा और वो पूरे इंडिया में फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और बज रहा है, यहाँ कुछ और बज रहा है। जब 2 बज रहा होगा तो पूरे इंडिया में 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा तो पूरे इंडिया में 3 बज रहा होगा। तो इसीलिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट किया गया ताकि पूरे इंडिया में जो टाइम का डिफरेंस है वो सेम रहे, ताकि जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक ही टाइम दिखाया जा सके। ओके, नेक्स्ट लाइन ये दी हुई है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो सनराइज़ होता है वो 2 घंटे पहले ही हो जाता है इन कंपैरिजन टू जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है ना जैसलमेर, वहाँ पे 2 घंटे बाद सनराइज़ होता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि इम्फाल में क्या होता है, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल एक नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे 2 घंटे पहले ही सनराइज़ हो जाता है। और वहाँ अगर हम बात करते हैं चेन्नई की और हम बात करते हैं भोपाल किसका कैपिटल है, मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में अलग टाइम दिखाया जा रहा होता है। तो इसको सेम कंसिडर करने के लिए सब जगह एक ही टाइम जोन दिखाए, एक टाइम लिया गया जहाँ जो कहाँ से होते हुए गुजरता है वो हमारा उत्तर प्रदेश से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए, उड़ीसा को होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरता है। और उसी टाइम जोन को हम मानते हैं कि यही टाइम जोन जो होगा पूरे इंडिया में फॉलो होगा, जितना यहाँ बज रहा है वही टाइम सब जगह होगा। ओके, नाउ लास्ट में एक पैरा दुआ हुआ है, देयर इज़ अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज दैट द वर्ल्ड शुड सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए हमारी कंट्रीज़ का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के अप्रॉक्स 97 डिग्री तक फैला हुआ है। इस पूरे टाइम जोन में, ये देखिए लॉन्गिट्यूड से ना, तो इस पूरे टाइम जोन में वर्ल्ड की हर एक कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया था कि हम 7 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड को ही सिलेक्ट करेंगे एज अ स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए अगर 68 डिग्री से हमारा इंडिया का जो जोन है वो शुरू हो रहा है, इंडिया का जो हमारी बाउंड्री है वो शुरू हो रही है, तो अगर हम इसमें 7.30 ऐड करते हैं, 68 में 7.30 ऐड करते हैं तो लगभग कहाँ आता है, इस जगह पे हम देखेंगे 75 अप्रॉक्स समथिंग यहाँ पे आएगा। तो क्या ये इंडिया को इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है? नहीं। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, 7.5 और ऐड कर देते हैं, यानी कि 7.5 प्लस 7.5, ठीक है, इसको 2 बार ऐड कर दिया
तो 7.5 प्लस 7.5 यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा 68 में 2 बार 7.5 ऐड करेंगे, यानी कि क्या कर रहे हैं हम 15 ऐड कर रहे हैं। तो लगभग इस जोन पे क्या है 82.5 जो है वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 72.5 डिग्री ईस्ट में जा कर के क्या आता है 72.5 ईस्ट में जा कर के आता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने ले लिया 82 डिग्री एंड हाफ, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो इंग्लैंड का एक टाइम जोन है, जैसे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है उसी तरीके से इंग्लैंड में ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि 0 डिग्री से है, जो कि इंग्लैंड से होते हुए गुजरता है। वहाँ से इंग्लैंड से हमारा टाइम जोन 5.5 घंटे आगे है, यानी कि वहाँ पे अगर 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे शाम के 5:30 बज रहे होंगे। इस तरीके से हर एक कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम जोन है। यूएसए तो इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पे 7 टाइम जोन्स हैं, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री रशिया, वहाँ पे तो सेवरल टाइम जोन्स फॉलो होते हैं, यानी कि वहाँ पे अलग अलग टाइम एक ही कंट्री में अलग अलग जगह देखने को मिलता है। ओके, हुआ है। इंडिया का पूरा एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये वर्ल्ड का 2.4% लैंड शेयर करता है, यानी पूरे वर्ल्ड में 100% अगर लैंड है तो उसका 2.4% इंडिया का ही लैंड है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 2.4% लैंड होल्ड करती है। देन एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि नेम फ्यू प्लेसेस दैट इंडियन स्टैंडर्ड पासिस थ्रू। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी क्या मिर्ज़ापुर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाता है। ठीक है, देन साइज़ की बात करें, और आपको पता है साइज़ की बात कर ही रहे हैं तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री। फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है हमारे वर्ल्ड की रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूनाइटेड स्टेट्स, फिफ्थ ब्राज़ील एंड 6th इज़ ऑस्ट्रेलिया, और 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया। देन साइज़ की बात करते हैं तो इंडिया का जो साइज़ है वो इंडोर्ड हर विथ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। इंडोर्ड मतलब होता है संपन्न करता है। इंडिया का जो फिजिकल डाइवर्सिटी है वो पूरे तरीके से संपन्न है। इसमें क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पे सारी नदियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ यानी कि हिमालय है। हिमालय को यहाँ तक की उपाधि दी जाती है 3rd पोल की। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वैसे ही 3rd पोल ऑफ द वर्ल्ड माना गया है हिमालयाज़ को, इतनी ठंड है यहाँ पे। देन यहाँ पे मरुस्थली भी है, मरुस्थली यानी कि राजस्थान भी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं, हमारे यहाँ पेनिनसुला है, हमारे यहाँ आइलैंड्स भी हैं, हमारे पास वॉल्केनो भी है। वॉल्केनो कहाँ है तो निकोबार आइलैंड में है। मरुस्थली यानी कि रेगिस्तान का भी एरिया है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि बर्फ़ भी पड़ रही है शिमला में। तो हर तरीके का जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, बहुत ही रिच है, हर चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। देन यू मे फर्दर अप्रिशिएट द बाउंडेड ऑफ हिमालयाज़ इन द नॉर्थ। हमारे जो नॉर्थ है, हमारी जो नॉर्थ बाउंड्री है, यानी कि हम देखेंगे अगर नॉर्थ में इंडिया का अगर मैप देखते हैं तो नॉर्थ में हम क्या देखते हैं, पूरा ये माउंटेनियस रीजन है। ये है पूरा इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में हम देखते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट्स में क्या है, हिमालयाज़ हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदू कुश रेंज भी है। यहाँ पे क्या है, हिंदू कुश रेंज है, और साथ साथ क्या है, सुलेमान रेंज है। तो इस रीजन में हम क्या देखते हैं, हिंदू कुश और सुलेमान रेंज है। ये क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ये है हमारा इंडिया का क्या, नॉर्थ हिस्सा, ये है नॉर्थ, ये वाला हिस्सा है नॉर्थ, और ये क्या है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का में ये पार्ट पड़ता है। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट क्यों कह रहा है, नॉर्थ, देखिए आपको लोकेशन समझ में आनी चाहिए। ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के बीच का हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ओके, देन तो अभी तो हमने बात कर ली माउंटेन्स की। जैसे कि क्या देखा हमने कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस हैं। रेंजेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, एक पहाड़ अकेला नहीं, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, उसको ही बोलते हैं हम। जैसे ये क्या है, ये एक माउंटेन है। अब ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एक साथ जो हों, ठीक है, जिनकी अलाइनमेंट भी एक ही डायरेक्शन में ये हों इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड रेंज। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया का जो इंडिया को ये हिमालय घेरे हुए हैं। देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, यानी कि जो नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये तो इंडिया की गोद में ही खेल रहे हैं एक तरीके से। यानी कि जो इंडिया है उसके ही
आजू बाजू के देश हैं और ये क्या है, इनके गोद में है। जैसे आप देख रहे हैं नेपाल भूटान तो क्या है, हमारे हिमालयाज़ के गोद में ही बैठा हुआ है। तो ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 5 कंट्रीज़ आती हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। देन हमारे जो माउंटेन्स है उसमें कुछ बीच में पासेस भी हैं। पासेस क्या होता है, माउंटेन के बीच में एक रास्ता, 2 माउंटेन के बीच में अगर कोई रास्ता रह जाता है, देखिए सपोज करिए ये एक माउंटेन है और ये भी एक माउंटेन है, इन दो माउंटेन के बीच में ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को बोलते हैं पास। और जब आप लद्दाख जाते हैं और जो लोग वीडियो बनाते हैं लद्दाख जाते हुए बाइक से, तो वो पासेस से ही गुजरते हैं, वो सुंदर सुंदर पास। तो इस तरीके से कुछ पासेस हैं, जैसे कि खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। देन बोलान पास, तो बोलान पास की अगर हम बात करते हैं तो बोलान पास जो है वो सुलेमान रेंज में है। शिपकिला पास जो है वो है आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। देन नाथुला पास, ये बॉर्डर ऑफ सिक्किम और भूटान में मिलता है आपको, यानी कि ये इंडिया, चाइना और भूटान के जंक्शन पे आपको मिलता है। देन बॉमडिला जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बॉर्डर पे मिल जाएगा। ओके, अब ये सब सारे नाम यहाँ दिए हुए हैं ठीक है, खैबर, बोलान, शिपकिला, इस तरीके से नाथुला, बॉमडिला, ये सारे पासेस जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। देन इंडिया का जो फीचर है वो बहुत ही डाइवर्स है। हम देखते हैं कि इंडिया की जो बाउंड्री है ये कोस्टल रीजन, ये क्या है, ये कितना इसकी कोस्ट लाइन जो है वो 6100 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये जो कोस्ट लाइन है, बस कोस्टल एरिया की बात करें हम तो ये कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर तक की फैली हुई है। अगर ये मेन लैंड की बात करें हम तो इतना है, और अगर हम इसमें आइलैंड का भी मिला दें, ये जितने भी आइलैंड हैं उनका एरिया भी मिला दें, ये तो इसके पास बाउंड्री यानी कि ये कोस्टल जितना पानी से जितना एरिया शेयर होता है वो है 7517 किलोमीटर का। ओके, हम देखते हैं इंडिया का एक पार्ट यानी कि ये वाला कोस्टल एरियाज बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, और ये वाला एरिया क्या देखते हैं हम, अरेबियन सी से घिरा हुआ है। तो हमारे पास जो हमारा कोस्ट लाइन है वो 2 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अंडमान एक साइड क्या है, हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल, और दूसरी साइड अरेबियन सी। जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, यानी कि जो अंडमान निकोबार है वो कहाँ पे पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल में, और यहीं पे जो लक्षद्वीप है वो पाया जाता है हमारा अरेबियन सी में। देन अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल मैप में हम देख ही रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और इधर राजस्थान के जैसलमेर से लेकर के कहाँ फैला हुआ है, इम्फाल, मणिपुर तक इंडिया फैला हुआ है। इंडिया के हम नेबर्स की बात करें यानी कि पड़ोसियों की, तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए इंडिया का मैप। तो इंडिया का मैप कहाँ एग्जैक्टली लोकेटेड है, एशिया में हम देखते हैं तो पूरे एशिया में जो इंडिया है वो साउथ पार्ट में है। ठीक है, एशिया में अगर हम देखते हैं, दिस इज़ एशिया, अगर ये है पूरा एशिया, वन सेकेंड, ये है पूरा एशिया, तो इंडिया क्या है, एशिया के साउथ पार्ट में है। इंडिया एशिया के साउथ पार्ट में है, और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं हम देखते हैं कि इसके पड़ोस में जो राज्य हैं वो इसके अगल बगल जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इंडिया के पास कई नेबर्स हैं। पहला तो हमारा पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, एंड देन बांग्लादेश को हम ईस्ट पाकिस्तान भी के नाम से भी जानते हैं। देन म्यांमार। अगर हम बात करते हैं यहीं पे कि हमारा ये तो हो गए लैंड बाउंड्री में कौन कौन से नेबर्स हैं। अगर वाटर बॉडी में हम देखें तो वाटर बॉडी में 2 आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं हमारी नेबर्स हैं। एक तो हो गया हमारा श्रीलंका, और दूसरा होता है यहाँ पे कहीं मालदीव। तो मालदीव भी एक आइलैंड कंट्रीज़ है, यानी कि पानी से घिरी हुई है, इसलिए आइलैंड कंट्री बोलते हैं। ये 2 कंट्रीज जो है हमारी नेबर्स हैं। ओके, देन हम देखते हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक क्या है, गल्फ़ है। गल्फ़ मतलब होता है खाड़ी। ठीक है, जैसे गल्फ़ और बे में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकेंड, देखिए ये वाला एरिया जो है इसको बोलते हैं बे। जब वाटर बॉडी जो होती है वो बड़े एरिया में होती है, यानी कि इसको लैंड्स जो है दूर दूर तक घेरे होते हैं, तो उसको बोलते हैं, वाटर बॉडी को अगर लैंड से घेरा गया हो तो उसे बोलते हैं बे, खाड़ी। और यहीं पे हम देखते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में क्या हो, एक कंट्री में यानी कि गल्फ़ बन गया हो। गल्फ़ बनने का मतलब होता है कि गल्फ़ बनने का मतलब होता है कि अंदर की ओर, मान लीजिए ये एक लैंड था,
1 सेकेंड, मान लीजिए ये इंडिया था इस तरीके से। अब धीरे धीरे पानी के कटाव से यहाँ पे क्या होगा, पानी इसको काट रहा होगा, बार बार पानी इसके लग रहा होगा, ठीक है, पानी बार बार इससे आ रहा होगा इसके पास। तो इसने क्या किया, लैंड को काट दिया, लैंड को थोड़ा अंदर की ओर इस मिट्टी को इरोड करके ये ले गया। इस इरोजन के कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक गड्ढा बन गया, ठीक है। ये जो गड्ढा बना है ना, इसको अब हम बोलेंगे गल्फ, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक गल्फ है, यहाँ पे भी गल्फ है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस एरिया को भी गल्फ बोलते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक गल्फ देखते हैं, ये गल्फ देख रहे हैं आप, ये गल्फ जो होता है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका और इंडिया को एक गल्फ जोड़ती है, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। और इसके बीच की जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट, जो दो वाटर बॉडी को अलग करे। देखिए स्ट्रेट किसको बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको स्ट्रेट, स्ट्रेट और इसके साथ साथ बे में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पार्क स्ट्रेट है। पार्क स्ट्रेट क्या होती है, अब पार्क स्ट्रेट का मतलब होता है, देखिए पार्क तो नाम दिया गया है और स्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट, मतलब जो दो वाटर बॉडी को सेपरेट करे। यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है, अरेबियन सी, और यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के वाटर को ये अलग कर रही है, ये वाला पार्ट। और साथ साथ ये जो दो कंट्री को भी डिवाइड करे, यानी इंडिया और श्रीलंका को अलग करे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट। यानी कि स्ट्रेट उस एरिया को बोलते हैं, उस वाटर बॉडी को बोलते हैं जो दो वाटर बॉडी को अलग करे, यानी कि अरेबियन सी यहाँ पे है और बे ऑफ बंगाल, और साथ ही साथ दो कंट्रीज़ को भी सेपरेट करे, उससे ही बोलते हैं स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है पार्क स्ट्रेट। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, एंड फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।